हाय एंड वेलकम टू बॉब स्मार्ट एकेडमी। मेरा नाम हरप्रीत सिंह है और आज हम HTML का जो कोर्स है उसको कंटिन्यू करते हैं। पिछले सेशन में हमने हेड टैग को देखा था। हेड टैग के अंदर जो सब टैग्स हैं उनके बारे में हमने जाना था। आज हम लेआउट के एलिमेंट्स के ऊपर देखते हैं, उनकी डिटेल्स देखते हैं भाई कैसे हैं। तो HTML लेआउट्स एंड टेक्निक्स, जो हम टेक्निक्स यूज़ करते हैं लेआउट्स बनाने के लिए, वो कैसे हैं। Websites often display content in multiple columns like a magazine or a newspaper। तो वेबसाइट जो होती हैं वो उनके सेक्शन वाइज होते हैं। जैसे कि आप इसी को देख रहे हो, W3 स्कूल्स को। तो ऊपर एक मेन मेनू है जिसमें कई HTML CSS जावास्क्रिप्ट वगैरह लिखा हुआ है। क्लिक करने पे उनका जो लेफ्ट साइड है वो इसमें आपके जो और उसके सब हेडिंग्स हैं वो आ जाएंगे, और जो मिडल वाला पोर्शन है उसके अंदर डिटेल्स आ जाएंगी उस पर्टिकुलर कंटेंट की। जैसे कि अभी लेआउट को मैंने क्लिक किया तो इधर लेआउट का जो कंटेंट है वो आ जाएगा। ये एक लेआउट है जो W3 स्कूल्स ने बनाया हुआ है। ऊपर एक सेक्शन है, इस लेफ्ट साइड पे एक सेक्शन है और राइट साइड पे एक सेक्शन है। तो ऐसे करके हम अपनी वेबसाइट के लिए ये सेक्शंस बना सकते हैं, लेआउट्स बना सकते हैं। तो देखिए, जैसे अभी एग्जांपल में राइट साइड का एग्जांपल जो है, इसके अंदर ऊपर उन्होंने सिटीज का दिया हुआ है सेक्शन। नीचे उन्होंने इस तरफ लिंक्स, हाइपर लिंक्स दिए हुए हैं, और इस तरफ डिटेल्स दिया हुआ है। जैसे क्लिक करते हैं लंदन को तो लंदन की डिटेल्स आ जाती है, पेरिस को क्लिक करते हैं तो पेरिस की आ जाएगी, और नीचे उसका फुटर है। तो इन्होंने चार सेक्शंस बनाए हुए हैं इस लेआउट के। एक टॉप सेक्शन है, एक फुटर है, एक हेडर है, हेडर मतलब टॉप सेक्शन। फुटर है, फुटर जो नीचे सबसे नीचे आएगा। एक है लेफ्ट साइड मेनू ऑप्शंस, और एक मिडिल पोर्शन है जो राइट साइड पे है, जो जिसके अंदर हम डिटेल्स डालेंगे मेन। तो आप ट्राई इट योरसेल्फ कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे अभी क्या कोड है, इसमें क्या कोड दिया हुआ है। तो HTML के टैग्स हैं। HTML हेड, हेड का है, टाइटल है, मेटा मेटा कैरेक्टर सेट है, उसका नेम है। ये व्यू पोर्ट तो हमने पिछली बार ही देखा था कि हमारे जो स्क्रीन्स हैं वो सेटअप करने के लिए, अगर किसी का विड्थ छोटा बड़ा हो तो वो उसको एडजस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। फिर देखिए, स्टाइल जो है, बॉक्स साइज, उसको स्टार स्टार दिया हुआ है। ग्लोबल मतलब सारे जितने भी जो भी हम टैग्स आगे यूज करेंगे उनका बॉक्स साइज, साइजिंग बॉर्डर बॉक्स हो, हाइफन बॉक्स हो। तो बॉर्डर बॉक्स का मतलब है ऐसे कुछ बॉक्स बॉक्स हो। देखो, देख, ग्रे कलर का बॉक्स है, ये लाइट ग्रे का बॉक्स है। तो ऐसे करके इसने डाला हुआ है। स्टाइल्स डिफाइन किए हुए हैं ग्लोबल के लिए, बॉडी के लिए अलग डिफाइन किए, हेडर के लिए अलग डिफाइन किया है। नैव नैव एक और एलिमेंट है HTML का, एक और टैग है जिसका उन्होंने ये स्टाइल डिफाइन किया। फ्लोट का, विड्थ का, हाइट का, बैकग्राउंड, पैडिंग, ऐसे करके उन्होंने डिफाइन किया। एक एक करके हम डिटेल्स में जाएंगे, बट आप सिर्फ इतना जान लो अभी कि उसने ऐसे स्टाइल में डाला है, और हर एक को स्टाइल दिया है। और फिर उसके बाद उसने बॉडी के अंदर H2 का लिखा है, CSS इधर ऊपर, CSS लेआउट H2 टैग है। फिर पैराग्राफ है, ये जो इन दिस एग्जांपल ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पैराग्राफ उसने डाला है। फिर हेडर, हेडर यूज किया, ये हेडर है। ये जो बॉक्स आप डार्क ग्रे का हेडर देख रहे हो, और उसके अंदर H2 हेडिंग डाली है, सिटीज। तो ये एक हेडर है, तो हेडर को उसने टैग दिया है हेडर। तो एक और टैग है जिसका नाम है हेडर, और वो हेडर का जो स्टाइल है, इधर उसने स्टाइल उसको हेडर, ये देखो हेडर का स्टाइल उसने डाला हुआ है, बैकग्राउंड कलर ये जो डार्क ग्रे कलर है। फिर पैडिंग उसने 30 पिक्सल्स पैडिंग दी है। टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दिया, ये जो सिटीज आ गया सेंटर में आ गया। फॉन्ट साइज उसने 35 पिक्सल्स डाल दिया। कलर उसने वाइट कर दिया, जो टेक्स्ट का कलर है उसने वाइट कलर कर दिया। तो ऐसे करके हेडर टैग को उसने स्टाइल दिया, और वैसे ही वो हेडर टैग ऐसे करके डिस्प्ले हो गया इधर। फिर उसके बाद उसने एक सेक्शन बनाया। तो लेआउट में एक हेडर है, एक सेक्शन है। अब सेक्शन टैग के अंदर देखो, एक नए आपको टैग्स की डिटेल्स मिल रही हैं। तो सेक्शन एक और टैग है, नैव एक और टैग है, जो नेविगेशन बार्स कहलाता है। ये जो इस तरफ हमने लेफ्ट साइड पे हमने नेविगेशन बार्स कहा है, तो नैव टैग है।
और फिर उसके बाद हम अनऑर्डर्ड लिस्ट डालेंगे। इसके लिए हमने हमने पहले पढ़ा हुआ है अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो हैश करके लंदन, हैश करके पेरिस, टोक्यो, ये ऐसे करके हाइपरलिंक्स बनते हैं। फिर उसके बाद एक और टैग है आर्टिकल का। तो आर्टिकल, इधर आर्टिकल का मतलब है ये जो डिटेल्स आप देख रहे हो ये सारा एक आर्टिकल में है। तो उस आर्टिकल टैग भी है, उसका एंड टैग है आर्टिकल। तो उसके अंदर H1 और P टैग वगैरह हम और डाल सकते हैं इस आर्टिकल के अंदर। तो इस सेक्शन को उसने बंद कर दिया। तो देखिए अब एक हेडर सेक्शन, एक हेडर है, एक सेक्शन है। सेक्शन के अंदर, ये सेक्शन इधर तक सेक्शन है। सेक्शन के अंदर एक नैव का टैग है, नैव का टैग है, और एक आर्टिकल का टैग है। तो एक उसने ऊपर एक हेडर बनाया। हेडर एक तरह का एक और सेक्शन है, हेडर ऊपर बनाया। फिर उसने एक और ये को एक सेक्शन कर दिया, इसको और इसको। ये नैव है और ये आपका आर्टिकल है। ये जो लंदन लंदन वगैरह लिखा हो ये आर्टिकल है। और ये जो हाइपरलिंक्स हैं लंदन, पेरिस, टोक्यो, ये क्या है, नैव है, नेविगेशन। तो नेविगेशन एक टैग टैग है जिसके अंदर हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाया, और आर्टिकल एक टैग है जिसके अंदर हमने H1P टैग वगैरह यूज किया कि उसकी डिटेल्स हमने डाले। और फिर उसके बाद उसने क्या कहा, फुटर, एक फुटर भी उसने एंड में डाल दिया। तो ऐसे करके देखिए अब सिटीज, अब थोड़ा सा इसको ना साइज बढ़ाना पड़ेगा। देखिए जो अगर मैंने साइज छोटा कर दिया तो एक के नीचे एक आ जाता है। देखो अभी नैव जो है जो आर्टिकल है वो नैव के नीचे आ रहा है। पर थोड़ी सी अगर हमने स्पेस इसकी बढ़ा दी, ऐसे करके विड्थ इसकी बढ़ा दी, तो आपका देखो फुटर, हेडर आपका ऊपर आया, और नैव इस तरफ आया लेफ्ट साइड पे, और आर्टिकल राइट साइड पे आया, और फिर नीचे फुटर आ गया। तो ऐसे करके चार सेक्शंस बन गए, एक दो तीन चार। वैसे हेडर और फुटर को सेक्शन इधर नहीं कहा जाता, हेडर अलग है, फुटर अलग है। और इधर एक सेक्शन है जिसके अंदर एक नैव है और एक है आर्टिकल। तो ऐसे करके लेआउट बनता है। तो ये लेआउट का ऐसे करके आर्टिकल्स, लेआउट के एलिमेंट्स हैं जो आपने अभी स्टडी किए। तो अब वही है कि अभी आपको दिखा रहा है कि ये हेडर, ये नैव, हम सेक्शन, आर्टिकल, असाइड, फुटर, ऐसे करके हम कई तरह के हेड टैग्स को यूज करके हम ये लेआउट्स बना सकते हैं। तो हेडर का पहले टैग है डिफाइंस अ हेडर फॉर अ डॉक्यूमेंट और सेक्शन। नैव है डिफाइंस अ सेट ऑन नेविगेशन लिंक्स। तो नैव जो लेफ्ट साइड पे हमने देखा था, अभी ये जो दिखा रहा है ये आपका ऊपर का दिखा रहा है। ऊपर का भी देखो अभी, ये खुद ये W3 स्कूल्स को देख रहे हो जब, तो इसका एक नेविगेशन ये भी है। देखो ट्यूटोरियल एक्सरसाइज सर्टिफिकेट्स सर्विसेज भी है, ये भी एक नेविगेशन है। और उसके नीचे भी एक और नेविगेशन बनाया उसने, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, SQL, पाइथन, जावा, PHP, ये एक और तरह के नेविगेशन है। और फिर उसके बाद इस सेक्शन के अंदर भी है उसने नेविगेशन यूज किया है। लेफ्ट साइड पे HTML क्लासेस, ID, iframe, जावास्क्रिप्ट, ऐसे करके लेफ्ट साइड पे भी नेविगेशन है। तो हम कई तरह के लेआउट्स बना सकते हैं। तो वो एक एग्जांपल दे के कह रहा है कि आप नेविगेशन को ऐसे ऊपर हेडर के नीचे डाल सकते हो, फिर सेक्शन को इस तरफ सेक्शन बना सकते हो, और फिर सेक्शन डिफाइंस सेक्शन इन ए डॉक्यूमेंट। फिर आर्टिकल को आप कहीं पे भी इसके सेक्शन के नीचे या सेक्शन के अंदर डाल सकते हो। तो आर्टिकल एक डिटेल्स उसका आर्टिकल है जैसे कि इसके अंदर है। फिर उसके बाद असाइड भी होता है। असाइड आप देख रहे होंगे किस समय ये एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह आती हैं। देखो अभी आपका यही जो था ब्लू 3 स्कूल्स है, उसके अंदर ये मिडल में ये आर्टिकल है, और ये देखो साइड में सेव $770 ऐसे कुछ लिखा हुआ है, स्टार्ट टुडे। ये असाइड, ये देखो गेट सर्टिफिकेट्स वगैरह लिखा हुआ है, ये असाइड है। असाइड सेक्शन है। असाइड डिफाइंस कंटेंट असाइड फ्रॉम द कंटेंट लाइक अ स्लाइडर। तो एक स्लाइडर की तरह, ये स्लाइडर की तरह कलर पिकर लिखा हुआ है, एडवर्टाइजमेंट लिखी हुई है, जहाँ पे हम एडवर्टाइजमेंट वगैरह अपने डाल सकते हैं, वहाँ पे इसको कहते हैं असाइड। तो असाइड को यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद एंड में आता है फुटर। फुटर में आता है फिर डिटेल्स, डिफाइंस एडिशनल डिटेल्स
दैट द यूजर कैन ओपन एंड क्लोज ऑन डिमांड। तो डिटेल्स का भी एक टैग हम बना सकते हैं, नीचे उसके नीचे बना सकते हैं। फिर एक समरी आता है, समरी की भी डिफाइंस द हेडिंग फॉर द डिटेल्स एलिमेंट। तो समरी का भी एक टैग हम यूज कर सकते हैं डिटेल्स के अंदर। तो ऐसे करके बड़े सारे एलिमेंट्स हैं जो एक लेआउट को बनाने के लिए काम आते हैं। तो HTML layout techniques, अब टेक्निक्स हैं। There are 4 different techniques to create multi-column layouts. Each technique has its pros and cons. तो ये कह रहा है कि कई तरह के टेक्निक्स हैं जो हम लेआउट्स को बना सकते हैं, और हर एक अपने अपना उनका प्रोस एंड कॉन्स है। कई उसकी लिमिटेशंस हैं तो कई बेनिफिट्स भी हैं। तो हम पहला ये जो देख लेते हैं CSS फ्रेमवर्क। तो CSS फ्रेमवर्क को देख लेते हैं वो कैसा है। If you want to create your layout fast, you can use a CSS framework like w3.css और Bootstrap। तो कई तरह के फ्रेमवर्क्स हैं CSS के अंदर। जो सबसे कॉमन फ्रेमवर्क है वो है Bootstrap। तो वो कह रहा है कि अगर आपको अपने आप नहीं बनाना, किसी का यूज़ करना है, देखो फ्रेमवर्क्स हैं बूटस्ट्रैप और w3.css ऐसे करके बूट फ्रेमवर्क्स हैं, उसको यूज़ करके आप अपना लेआउट बना सकते हैं। तो इधर इस तरह का है, एवर हर्ड अबाउट डब्ल्यू स्पेसेस हेयर क्रिएट दो। ठीक है, तो ऐसे करके हम इसका यूज करके कि कई फ्रेमवर्क्स हैं जो उसको यूज करके हम अपना बना सकते हैं। तो बूटस्ट्रैप ऐसा एक कॉमन और फेमस फ्रेमवर्क है जो बड़े सारे लोग यूज करते हैं, वेब डेवलपमेंट वाले यूज करते हैं। तो आप, मैं इसको बाद में हम इसकी डिटेल्स में जाएंगे, बट इतना जान लो कि बूटस्ट्रैप एक कॉमन फ्रेमवर्क है जिसको बड़े सारे प्रोग्रामर्स इसको यूज करते हैं। फिर उसके बाद आता है CSS float layout. It is common to do entire web layouts using the CSS float property. Float is easy to learn. You just need to remember how the float and clear properties work. Disadvantages, अब इसके disadvantages बता रहा है, कह रहा है कि easy to work है, but उसके अब disadvantages हैं। Floating elements are tied to the document flow, which may harm the flexibility। तो ये क्या कह रहा है कि फ्लोटिंग जो एलिमेंट्स हैं, जो अगर फ्लोट हम यूज करते हैं CSS के अंदर, तो वो कई डिपेंडेंसीज आ जाती हैं एक डॉक्यूमेंट के। डॉक्यूमेंट का फ्लो जो बनता है वो फ्लो ठीक से नहीं बनता। उसका जो, सपोज आपने कुछ कंटेंट लिखा हुआ है लेफ्ट साइड पे, कुछ कंटेंट लिखा हुआ है राइट साइड पे, अगर उसको छोटा बड़ा करते हैं तो वो एक के नीचे दूसरा आ जाता है, तो वो फ्लो को बिगाड़ देता है। तो इस करके वो उसके डिसएडवांटेजेस हैं फ्लोट के। तो ज़्यादातर लोग इसको यूज़ नहीं करते फ्लोट को। फिर आता है फ्लेक्स बॉक्स लेआउट। यूज द फ्लेक्स बॉक्स ensures that elements behave predictably when the page layout must accommodate different screen sizes and different display size devices। तो वो कह रहा है कि फ्लेक्स बॉक्स जो है वो एक प्रॉपर प्रिडिक्टेबिलिटी करता है, प्रॉपर उसको ठीक से ढंग से लेआउट को ठीक ढंग से कर देता है जब आप स्क्रीन साइजेस को कम या ज़्यादा करते हो, या डिस्प्ले डिवाइसेस के डिफरेंट डिस्प्ले डिवाइसेस के ऊपर ठीक ढंग से दिखाता है आपके वेब पेज को। तो फ्लेक्स बॉक्स एक अच्छा लेआउट है जिसका आप यूज़ कर सकते हो। इसको हम बाद में अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, बट अभी आप ट्राई इट योरसेल्फ करके देख सकते हो कि फ्लेक्स बॉक्स कैसे चलता है। तो इधर देखिए अभी आपका हेडर सेक्शन, लेआउट सेक्शन और फुटर सेम है जो पहले हमने देखा था। इन वी हैव क्रिएटेड अ हेडर 2 कॉलम्स। तो रीसाइज द ब्राउज़र। तो इधर जो ये मीडिया हमने यूज़ किया, रिस्पॉन्सिव @मीडिया यूज़ किया है, तो इसमें ये फ्लेक्स यूज़ किया, फ्लेक्स डायरेक्शन और फ्लेक्स, ये जो वेब किट है इसको यूज़ करके मैक्स विड्थ उसकी 600 रखी है। और सेक्शन को वो कहा है कि अगर एक सेक्शन बड़ा या छोटा होता हो तो फ्लेक्स डायरेक्शन को चेंज करे और वो रिस्पॉन्सिव बन जाए। तो इसके बारे में बाद में भी हम आगे जाके इसको पढ़ेंगे, बट इतना पहचान लो कि ये फ्लेक्स बॉक्स जो है वो मोर फ्लेक्सिबल है, और ज़्यादातर ये भी यूज़ होता है वेबसाइट डेवलपमेंट के अंदर। फिर उसके बाद ग्रिड लेआउट आता है। द CSS grid layout model offers a grid based layout system with rows and columns, making it easier to design
वेब पेजेस विदाउट हैविंग टू यूज फ्लोट्स एंड पोजीशंस। तो वो एक तरह का एक टेबल बना देता है, आपका ग्रिड एक टेबल बन जाता है जिसके कॉलम्स, रोज एंड कॉलम्स हैं। उसके अंदर आप अलग अलग कॉलम्स, सेल्स के अंदर आप अपना पैराग्राफ या H1 टैग या ये कोई भी टैग आप उसके अंदर डाल सकते हो। तो ये और फ्लेक्सिबल है और इजी टू यूज़ है। तो ग्रिड लेआउट हम ज़्यादातर प्रोग्रामर्स इसको यूज़ करते हैं। तो मैंने आपको पहले भी कहा था, बूटस्ट्रैप यूज़ करते हैं, फ्लेक्सबॉक्स यूज़ करते हैं या ग्रिड यूज़ करते हैं। तो इसको आप बाद में भी हम इसके बारे में और अच्छी तरीके से एग्जाम्पल्स के थ्रू हम इसको पहचानेंगे। अब नेक्स्ट जो चैप्टर है वो रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन है। तो हमारा आजकल जितने भी डिज़ाइंस हैं, हम इंटरनेट से भी अपने लिए, अपने वेबसाइट के लिए एक डिज़ाइन, फ्री रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन भी डाउनलोड करके उसको यूज़ कर सकते हैं। तो कई तरह के रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइंस हैं। जैसे कि अगर मैं सर्च करूं फ्री रिस्पॉन्सिव रिस्पॉन्सिव वेबसाइट टेम्पलेट्स, तो अगर बड़े सारे ऐसे आ जाएंगे आपके पास। अब देखिए ये जैसे 1417 रिस्पॉन्सिव वेबसाइट टेम्पलेट्स हैं। तो आप इनको डाउनलोड करके, कई ऐसे देखो तरह के वेबसाइट डिज़ाइंस टेम्पलेट्स हैं। तो आप अपनी वेबसाइट जब बनाने लगोगे तो ज़रूरी नहीं है कि फ्रॉम स्क्रैच बनाओ। ये कई ऐसे टेम्पलेट्स, फ्री टेम्पलेट्स आपको दिए जाते हैं। कई वेबसाइट्स होती हैं जो ये फ्री टेम्पलेट्स देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप सपोज़ इसको क्लिक करोगे और इसका जो वेबसाइट है आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। या आप कोई और कई तरह के वेबसाइट्स हैं, देखो जैसे फ्री बूटस्ट्रैप HTML5 CSS वेबसाइट टेम्पलेट्स। तो आप अपना ना करके आप इनको यूज़ करके देखो, इन्होंने बड़े सारे तरीके से बनाया हुआ है। देखो ऐसे कई वेबसाइट्स इस तरह की बनाई है, इस तरह की बनानी है, नए नए टेम्पलेट्स हैं। तो आप इनको यूज़ कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, इसको डालकर फिर इसको अपने जो कंटेंट है इसमें डालकर अपना वेबसाइट इसको बना सकते हो। तो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स जो बनती हैं वो कैसे बनती हैं, वो क्या होती हैं? रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन इज अबाउट क्रिएटिंग वेब पेजेस डेट लुक गुड ऑन ऑल डिवाइसेस। तो रिस्पॉन्सिव का मतलब यही है कि अगर मैं अपनी वेबसाइट बनाता हूँ, उसको रिस्पॉन्सिव करता हूँ, तो वो डेस्कटॉप पे भी ठीक नज़र आए, उसको टैब में भी ठीक नज़र आए और उसको मोबाइल में भी ठीक नज़र आए। देखो अभी 3 डिवाइसेस हैं, ये डेस्कटॉप है जो पीछे है, ये टैब है जो मिडल में है, और ये मोबाइल है। तो देखिए अभी आपका वेबसाइट पे भी ठीक नज़र आ रहा है, डेस्कटॉप पे भी ठीक नज़र आ रहा है और मोबाइल पे भी। तो व्हाट इज रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन? रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन इज अबाउट यूजिंग HTML and CSS to automatically resize, hide, shrink or enlarge a website to make it look good on all devices। तो वो अगर देखो अभी ऐसा होता है कि डेस्कटॉप पे वो बड़ा नज़र आता है, मतलब विड्थ में बड़ा है। अगर मोबाइल पे है तो देखो अभी ये अभी अगर आप देख रहे हो पीछे ये डेस्कटॉप है, तो ये बहुत बड़ी सी इमेज, ब्लैक कलर की इमेज आ गई। फिर अगर उसको छोटा किया जाता, मोबाइल छोटा है, तो वो क्या करता है, ऊपर इमेज छोटी सी इमेज, तो नीचे उसके अपना कंटेंट आ जाता है। तो ऐसे करके फाइल ये जो पिक्चर है उसको उसने छोटा कर दिया, उसकी स्क्रीन विड्थ और हाइट को छोटा कर दिया। तो ऐसे करके रिस्पॉन्सिव कहलाता है। तो रिस्पॉन्सिव को ट्राई इट योरसेल्फ करते हैं। तो देखिए अब मैं अगर इसको बड़ा छोटा करूं, देखो ऐसे करके अब देखो इतना अगर मैं साइज करूंगा तो देखो ऊपर जो हेडर है वो ऐसे करके आ गया, इस तरफ नैब आ गया, इस तरफ आर्टिकल आ गया, इस तरफ असाइड आ गया। तो अगर मैंने इसको छोटा किया तो देखो असाइड वाला नीचे चला गया। वॉट ये ब्लू कलर में लिखा हुआ है ये सारा, ये नीचे चला गया क्योंकि मैंने इसकी विड्थ कम कर दी। अब कम किया तो ये नीचे आ गया, देखो नीचे आ गया। तो अगर मैंने और कम कर दी इसको
तो ये जो आर्टिकल भी है, जो अपना डिटेल्स वाला आर्टिकल भी है, जिसके अंदर वॉक लिखा हुआ है, ये भी वो नीचे चला जाता है। तो ऐसे करके मैं स्क्रीन को बड़ा छोटा किया, तो पर उसका जो कंटेंट है वो बिगड़ेगा नहीं, बट वो उसका रीसाइज छोटा बड़ा हो जाएगा। इसको कहते हैं रिस्पॉन्सिव बनाना, एक वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाना। सेटिंग द व्यू पोर्ट भी हमने देख लिया था रिस्पॉन्सिव के लिए, और पहले भी हमने देखा था। तो ऐसे करके रिस्पॉन्सिव इमेजेस, अब रिस्पॉन्सिव इमेजेस का क्या मतलब है कि वो अगर हमने परसेंटेज में उसको दिया, विड्थ परसेंटेज में दिया, द इमेज विल बी रिस्पॉन्सिव एज स्केल अप एंड डाउन। तो कई बार हम विड्थ को पिक्सल्स में देते हैं, 300 पिक्सल्स, 500 पिक्सल्स, तो वो रिस्पॉन्सिव नहीं हो सकती। अगर हम परसेंटेज में देंगे तो वो रिस्पॉन्सिव हो जाएगी। परसेंटेज में देने से क्या होता है कि वो अगर वो छोटा बड़ा होता है तो वो स्क्रीन का जो परसेंटेज है उसको उस तरीके से एडजस्ट कर देता है। तो परसेंटेज यूज करना चाहिए, पिक्सल्स यूज नहीं करनी चाहिए। तो ऐसे करके हम, अब देखो यहाँ पे एक हाइट ऑटो लिखा हुआ है। एक तो मैक्स विड्थ उसका 100% है, और हाइट उसका लिखा हुआ ऑटो। तो ऑटो का मतलब ये है कि अगर तूने विड्थ 100% किया था तो हाइट भी 100% पर अगर वो स्क्रीन छोटी हो गई, अगर सपोज छोटी होगी तो 50% हो जाएगा, हाइट को भी उसको 50% एडजस्ट कर दे, ऑटो कर दे, तो वो अपने आप उसको एडजस्ट कर देगा। ऐसे करके हम इसको रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं साइट को। बट मेरी रिकमेंडेशन यही है, हम आप जब वेबसाइट को बनाओगे, अच्छी जो प्रोफेशनल वेबसाइट है, आप कई ऐसी वेबसाइट्स हैं जो आपको टेम्पलेट्स देते हैं रिस्पॉन्सिव, उसको आप डाउनलोड करके आप अपने कंटेंट्स वगैरह उसमें फिट कर सकते हो, नए कंटेंट्स डाल सकते हो। तो सारे प्रोग्रामर्स ऐसे यूज़ करते हैं। अगर कंपनीज भी आपको हायर करेंगी तो यही कहेंगी कि आप अपना कोई एक टेम्पलेट डाउनलोड करो और फिर उसके ऊपर हमारा कंटेंट डालो, हमारे कंपनी का कंटेंट डालो। तो ऐसे करके रिस्पॉन्सिव का बनता है। कंप्यूटर कोड अब contains several elements for defining user inputs and computer code। तो कोड एक और हम नेक्स्ट सेशन कर रहे हैं, कंप्यूटर कोड। कंप्यूटर कोड एक टैग है जिसके अंदर हम कुछ कोड वगैरह डाल सकते हैं, कुछ अपना आगे जाके इसको जावास्क्रिप्ट है, तो जावास्क्रिप्ट का हम पढ़ेंगे बाद में। बट ये एक टैग है, कोड नाम का टैग है। वो अगर हम डालेंगे तो उसमें जो भी कुछ लिखेंगे कुछ इस तरह का आपको डिस्प्ले हो जाएगा। तो एक टैग है जो ज़्यादा यूज़ भी नहीं होता, बट अब टैग डाला हुआ है तो हम उसको पढ़ रहे हैं। एक KBD कोड भी है, कीबोर्ड इनपुट। तो कीबोर्ड इनपुट जो है वो ऐसे करके कंट्रोल+S, अगर आपने लिखना हो पैराग्राफ में, सेव द डॉक्यूमेंट बाय प्रेसिंग कंट्रोल+S करके लिखना हो, तो उसको दूसरे एक फॉन्ट में डाल देता है। तो ऐसे करके ये भी एक टैग है HTML का। तो ऐसे करके देखो, इसका इसका फॉन्ट दूसरा है और साइज भी दूसरा है, इसका फॉन्ट और साइज दूसरा है। तो वो एक टैग है KBD। KBD एक टैग है जिसको आप यूज़ कर सकते हो कुछ कंट्रोल्स डालने के लिए। फिर SAMP एलिमेंट इज यूज टू डिफाइन सैम्पल आउटपुट फ्रॉम अ कंप्यूटर प्रोग्राम। तो सैम्पल आउटपुट एक टैग है जिसको आप यूज करके आप इधर देखो, सैम्प करके दिया, और जो मैसेज आया वो ऐसे करके फाइल नॉट फाउंड ब्रैकेट इन द। तो ये ना देखो, जब आप प्रोग्राम जब बनाओगे ना, प्रोग्राम्स PHP में या जावास्क्रिप्ट में, या एरर्स वगैरह आती है ना, या जो कोई मैसेज वगैरह शो करता है, तो इस फॉन्ट में शो करता है। ये जो देखो ऐसे करके फॉन्ट स्टाइल डाला हुआ है, फाइल नॉट फाउंड, प्रेस F1 टू कंटिन्यू। तो देखिए ऊपर का जो फॉन्ट फैमिली है वो डिफरेंट है। जब उसने सैम्प यूज किया तो ऐसे करके दिखा रहा है कि ये एक तरह का सैंपल आउटपुट है। तो ज़्यादा यूज़ नहीं होता, बट ये एलिमेंट्स हैं जो HTML के अंदर हैं, कोड और प्री कोड जो यूज़ कर रहे हैं, वेरिएबल्स के लिए यूज़ हो रहा है। तो वैर भी एक एलिमेंट है, एक टैग है जो आप यूज़ कर सकते हो, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये कंप्यूटर के कोड्स हैं।
अब आता है सिमेंटिक्स। सिमेंटिक क्या होता है? A semantic element clearly describes its meaning to both the browsers and the developer. Examples of non-semantic elements are div, span, tells nothing about its contents. Examples of semantic elements are form, table, article. तो देखिए कई ऐसे नॉन सिमेंटिक, सिमेंटिक का मतलब होता है खास, क्लियरली डिफाइंस। भाई एक अगर मैंने टैग डाला फॉर्म, फॉर्म टैग डाला, या टेबल, देखो टेबल टैग डाला, इसका ये मतलब है कि नीचे टेबल बनेगा। या फॉर्म डाला तो फॉर्म एक बनेगा, मतलब एक इनपुट फॉर्म्स बनेगा। आर्टिकल का मतलब है नीचे जो इसके अंदर होगा एक आर्टिकल होगा। बट डिव के अंदर, डिव और स्पैन के अंदर आप कुछ भी डाल सकते हो। डिव के अंदर आप H1 टैग डाल सकते हो, आप P टैग डाल सकते हो, आप कुछ भी सेक्शन वाइज आप इमेज डाल सकते हो। तो ये जनरल चीजें हैं जिसको डिव डिफाइन नहीं करता कि उसके अंदर क्या आएगा। ऐसे ही स्पैन डिफाइन नहीं करता कि उसके क्या आएगा। उस उनको कहते हैं नॉन सिमेंटिक एलिमेंट्स। बट अगर वो खास वो एक पर्पस के लिए हैं, जैसे फॉर्म है, जैसे टेबल है, जैसे आर्टिकल है, जैसे यूएल है, अनऑर्डर्ड लिस्ट है, जैसे ऑर्डर्ड लिस्ट है, ओएल है, तो उनके अंदर सिर्फ वही जा सकता है। अब फॉर्म के अंदर सिर्फ फॉर्म के एलिमेंट्स ही जा सकते हैं, टेबल के अंदर सिर्फ टेबल के एलिमेंट्स ही जा सकते हैं। तो वो उनको कहते हैं सिमेंटिक एलिमेंट्स। Many websites contain an HTML code like div and div header, ID, footer to indicate navigation, header and, तो वो कह रहा है कि सिमेंटिक भी, अगर अगर डिव को सिमेंटिक करना है तो उसकी आईडी को डिफाइन कर दो कि ये नेविगेशन की डिव है, ये हेडर का डिव है, ये अपना फुटर का डिव है। तो ऐसे करके नॉन सिमेंटिक को भी सिमेंटिक बना सकते हो। तो अब वो नीचे कई तरह के सिमेंटिक एलिमेंट्स को बता रहा है। आर्टिकल, असाइड हमने पढ़ लिया, डिटेल्स को भी पढ़ लिया था। FIG कैप्शन है, फिगर फिगर कैप्शन है, फिगर है, फुटर, हेडर, ये बड़े सारे टैग्स हैं जो सिमेंटिक टैग्स हैं, जो ये डिफाइन करते हैं कि क्या आएगा इसके अंदर। हेडर के अंदर हेडर ही आ सकता है, फुटर के अंदर फुटर ही आ सकता है, नैव के अंदर नेविगेशन आ सकता है, सेक्शन एक सेक्शन ही बना सकते हैं। तो ये डिफाइन कर रहे हैं कि कहाँ पे क्या हम इसके अंदर हम डाल सकते हैं। तो ऐसे करके हम डिफाइन कर सकते हैं। तो ये सेक्शन भी हमने पहले पढ़ा था, इसको हम स्किप कर देते हैं। पहले भी हमने इसको आर्टिकल को भी पढ़ लिया लेआउट के सेक्शन में। जो हमने पढ़ लिया नेस्टिंग आर्टिकल इन सेक्शन, नेस्टिंग भी हम एक आर्टिकल के अंदर दूसरा आर्टिकल डाल सकते हैं, ऐसे वो बता रहा है हमारे को। तो ऐसे करके फुटर, नेविगेशन, ये सारे हमने पढ़ लिए थे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगले सेशन में हम स्टाइल गाइड और एंटिटीज को पढ़ेंगे। अगर आपको मेरा ये टीचिंग्स पसंद आ रही हो तो काइंडली सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। और ये जो सेशन है इनको आप अच्छे तरीके से पढ़ें और इसको बेनिफिशियल बनाएं। थैंक यू वेरी मच।